हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो चलिए इस लॉ को समझते हैं कि तो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय हेनरी विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। तो जो अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर की बात है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हमको डिफाइन किया था वो थे हेनरी, और उन्हीं के नाम पे एक लॉ आया था जो था हेनरी लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। मतलब कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा वो सॉल्युबल होगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना ही वो सॉल्युबल कम होगा। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो सिर्फ वेट है, वेट के जरिए हम दिखा रहे हैं कि उसको प्रेशर दे रहे हैं, वो जो वेट है वो पिस्टन पे लगा हुआ है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ब्लू पार्ट है या शेडेड पार्ट है वो वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो डॉटेड पार्ट है वो गैस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स तो बेसिकली वाटर में सॉल्युबल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ जो ये आपको डॉटेड पार्ट दिख रहे हैं वो जो है वो गैस है और वो इनसॉल्युबल है क्योंकि वो एयर में है ऊपर। लेकिन जैसे ही अगर मैं उस पर और एक वेट रख दूं, यानी कि पिस्टन पे प्रेशर बढ़ा दूं, उससे क्या होगा कि उससे और ज्यादा जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं उस लिक्विड में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोला गया है। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि अमाउंट ऑफ अ गैस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज एम ग्राम। मतलब जो हम गैस ले रहे हैं वो एम ग्राम है, और जो प्रेशर है उस गैस का इक्विलिब्रियम की कंडीशन के साथ, तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उस गैस के और सॉल्यूशन के बीच में, तब जो प्रेशर होगा वो कैपिटल पी होगा। तो उस कंडीशन में जो ये हेनरी लॉ बोलता है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यानी कि जो जितनी डिसॉल्व हुई है हमारी गैस वो स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी जो कि प्रेशर है, और उस समय जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो अब जब स्टूडेंट्स हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ पे जब इक्वल लगा रहे हैं तो वहाँ पे के आ रहा है, के इज व्हाट, के इज बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम अगर इस के को डिफाइन करेंगे या के की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो के इज इक्वल हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन पी, यानी कि पी को ट्रांसपोज कर देंगे तो इनटू से वो ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चले जाएगा, तो हो जाएगा के इज इक्वल टू एम अपॉन पी। तो अब अगर हम इसी हेनरी के लॉ को अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ऑन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि उस सॉल्यूशन में जो गैस है उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। तो हम लिख देंगे जो मोल फ्रैक्शन है, लेट कर रहे हैं कि वो एक्स ए है, ओके, एंड जो पार्शियल प्रेशर है वो है पी ए। तो हम लिखेंगे एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो वापस है कोई कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम के डैश मान लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू के डैश इन टू पी ए। तो यहाँ पे एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, एंड के डैश क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि के डैश की जो वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, के डैश इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन पी ए, यानी कि पी ए जो इनटू में उधर ट्रांसपोज होके डिवाइड में चले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसी इक्वेशन से अगर हमको स्टूडेंट सपोज करते हैं कि पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू जो के डैश है उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो एक्स ए अपॉन के डैश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो वन अपॉन के डैश है उसको क्या बोला गया है, के एच, यानी के एच क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एटीएम या फिर बार और के बार। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो इक्वेशन आया है पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, तो यहाँ पे जो के एच है वो हमने देखे हेनरी कांस्टेंट है। तो मतलब कि एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, उसको बोला गया हेनरी लॉ। तो इसमें क्या बोला गया है कि द वेपर स्टेट ऑफ अ गैस ऑन अ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल, यानी कि जो वेपर स्टेट है गैस की उस सॉल्वेंट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के या फिर मोल के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रहना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, ये जो हेनरी लॉ है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, चलिए देखते हैं वन बाय वन।
तो ये जो लॉ है स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें जहाँ पे सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में ये हेनरी लॉ वर्क नहीं करता है। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई इज गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। यानी कि जो ये बोल रहा है जो आप गैस ले रहे हैं उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है एक आइडियल गैस के जैसे। इट मीन्स जो ये हेनरी लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे ही वर्क करेगी और नॉन आइडियल गैस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। और इसका लास्ट लिमिटेशन है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड गैस शुड नॉट कंबाइन और डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट। यानी कि जो गैस है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ना तो उससे कंबाइन होनी चाहिए और ना ही डिसोसिएट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ dissolution of ammonia. This law is not applicable in the process of dissolution of ammonia in water because it forms a compound with water. यानी कि जैसे हम अमोनिया गैस को दैट इज NH3 गैस को वाटर के साथ H2O के साथ अगर मिलाते हैं तो ये कंबाइन हो जाते हैं, NH4OH बना देता है। तो इस तरीके से वो कंबाइन हो गया है, तो कंबाइन हो रहा है तो भी काम नहीं करेगा हेनरी लॉ इस पे। और उस NH4OH को अगर हम और आगे प्रोसेस करवाते हैं तो वो डिसोसिएट भी हो जाता है, दैट इज NH4 आयन मिलता है एंड OH नेगेटिव आयन मिलता है। तो इस तरीके से उस पर भी क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है तो इसलिए उस पर भी हेनरी लॉ वर्क नहीं करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।